हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विजन इंस्टीट्यूट में। और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटर चैप्टर का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको जो दिया जा चुका है। पार्ट 1 में आपको जो है कैपेसिटर से रिलेटेड जो है कंसेप्ट, कैपेसिटर क्या होता है, इसका मात्रक विमीय सूत्र, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके फार्मूले क्या होते हैं, कैसा ये विभव आवेश पे निर्भर करता है, ये बताया गया था। ठीक है। कैपेसिटर चालक की धारता कैसे जो है ज्ञात की जाती है, चालक का धारता के ज्यामितीय सूत्र क्या होता है, ये बताया गया था। सेकंड पार्ट में विलगित गोली चालक की धारता आपको जो आपने बताया हुआ है। विलगित गोली चालक की धारता से जुड़े कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताए गए हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंट तरीके का जो है चालक की ऊर्जा आपको बताई गई है, आवेशित चालक की ऊर्जा। उसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में देखिए, जिसके पहले थोड़ा सा हल्का रिवीजन आपको दे रहे हैं कि आवेशित चालक की जो ऊर्जा का फॉर्मूला था U बराबर, चालक की जो ऊर्जा थी वो आवेशित करने में किए कार्य के बराबर थी, और वो 1/2 क्यू भी 1/2 से भी स्क्वायर और Q²/2C के बराबर होती है। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट आपको ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि वीडियोस आपको लाभ होता हो, अच्छा लगता हो, तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से कंटिन्यू पार्ट बाय पार्ट आपको चैप्टर का वीडियो हम जो है देते रहेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले जो है पार्ट में आपको आवेशित चालक की ऊर्जा हमने बताई थी, U बराबर जो है W यानी किया गया कार्य। तो चालक की जो ऊर्जा होती है वो आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो ये 1/2 क्यू भी 1/2 से भी स्क्वायर Q²/2C के इक्वल होता है। तो ज़रा यहाँ पे नोट पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे ये पूछा जाता है कंसेप्ट, क्वेश्चन में भी आपको न्यूमेरिकल में दिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करेंगे। तो यहाँ पे बताना क्या है कि अगर मान लीजिए ये चालक है, इसको आप आवेशित कर रहे हैं, तो इसमें जो संचित ऊर्जा होगी वो तो इतनी होगी, U बराबर W 1/2 क्यू भी 1/2 से भी स्क्वायर Q²/2C। तो अगर भी बैटरी का EMF आपको मान लीजिए V हो, बैटरी का EMF V हो, और इससे जोड़कर आप Q वोल्ट तक आवेशित करते हैं, और इससे जोड़कर Q आवेश तक आवेशित किया गया हो, Q आवेश तक यदि आवेशित किया गया हो, Q आवेश तक यदि आवेशित किया गया हो, तब आवेशित किया गया हो। ठीक। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई चूँकि आवेशित करना है तो किसी बैटरी से या आवेश स्रोत से जोड़कर ही आवेशित करेंगे। तो बैटरी को बैटरी का EMF भी हो और इससे जोड़कर Q आवेश तक आवेशित किया गया हो, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बैटरी या स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बैटरी या स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बैटरी या स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य होगा, अगर इसको हम निकालना चाहें तो W ये हो जाएगा आवेश, और ये इंटू विभवांतर यानी कि सेल का EMF। तो W बराबर Q होता है, QV। ठीक। चूँकि V बराबर W/Q होता है, W QV आपको मिलेगा। और यही आपको जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि U बराबर W/QV यानी कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा हुआ कार्य कहिए, या बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा कहिए, व्यय ऊर्जा। तो ये जो होता है UW, ये जो होता है वो QV के बराबर होता है। ठीक। और चालक में जो ऊर्जा आएगी वो 1/2 QV के बराबर होगी, 1/2 से भी स्क्वायर या Q²/2C, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से Q बराबर C भी है तो W बराबर C भी स्क्वायर हो जाएगा, या Q²/C हो जाएगा। तो चालक को आवेशित करने में जो बैटरी द्वारा कार्य होता है या बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा होती है वो QV होती है, C² होती है, Q²/C होती है। जबकि चालक में जो ऊर्जा संचित होती है वो 1/2 QV होता है, या 1/2 C² होता है, या Q²/2C होता है, यानी कि इसका हाफ होता है। तो इसका मतलब है कि आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। कब? जब आवेशन होता है तब हो जाती है, आवेशन के दौरान, यानी आवेशन के दौरान आपकी आधी ऊष्मा जो है क्षय हो जाएगी, और आधी ऊर्जा जो है
आधी ऊर्जा जो उष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी और आधी ऊर्जा जो है चालक में आवेशित होगा। इसलिए आवेशित चालक की ऊर्जा जो होती है वो हमेशा 1/2 क्यू भी होता है, 1/2 से भी स्क्वायर होता है, Q²/2C होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप याद रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में अगर चालक की ऊर्जा पूछे और बैटरी द्वारा किया गया कार्य पूछे या बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा पूछे, तो चालक द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 1/2 क्यू भी होगा, 1/2 से भी स्क्वायर होगा, Q²/2C होगा। लेकिन अगर बैटरी द्वारा व्यय ऊर्जा पूछेगा आवेशित करने में, तो वो केवल क्यू भी निकालेंगे या C स्क्वायर या Q²/C से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसके साथ साथ आप ये जान सकते हैं कि चालक में संचित ऊर्जा होती है, एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ये परिभाषित होती है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये आवेशित चालक की ऊर्जा के बारे में चर्चा थी। इसका डिटेल आपको जो है पार्ट 2 में जो है मिल जाएगा। जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 2 में आवेशित चालक की ऊर्जा देख सकते हैं। धारिता वगैरह क्या होती है, इसका डेफिनेशन कंसेप्ट आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखेंगे, और उसके बाद ही पार्ट 3 आपके सामने चल ही रहा है। इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, इसकी धारिता कुछ होगी, सपोज दैट C1 है। ये दूसरा चालक है, इसकी धारिता कुछ होगी, C2 है। मान लीजिए इसको आपने आवेशित किया हुआ है, इसको आपने आवेशित किया हुआ है। इसका जो आवेश है वो Q1 है और जो वोल्टेज है वो V1 है। और इसको भी आपने आवेशित किया हुआ है, इसको भी आपने आवेशित किया हुआ है। इसका आवेश जो है वो Q2 है और ये V2 है। तो सपोज दैट यहाँ पे V1 ग्रेटर देन आपको जो है V2 मिल रहा है। आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है? पुनर्वितरण का तात्पर्य होता है पुनः वितरण, यानी फिर से वितरित होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज दैट आपके पास दो चालक हैं जिनकी धारिताएं आपके सामने दी हुई हैं। C1 और C2 दो धारिताएं हैं चालकों की। पहले चालक को V1 वोल्टेज तक आवेशित किया, इस पर Q1 आवेश आया। दूसरे चालक को V2 वोल्टेज तक आवेशित किया, इस पर Q2 आवेश आया। और सपोज दैट कि V1 बड़ा है V2 से, तो जब भी इन्हें आप जोड़ेंगे, तो चूँकि आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, तो जब दो अलग अलग विभव के दो आवेशित चालकों को आपस में संपर्कित करते हैं, तो अधिक विभव वाले चालक से आवेश निकलकर कम विभव वाले चालक पर एकत्रित होने लगता है और तब तक एकत्रित होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव जो है सेम न हो जाए। ठीक, इस प्रक्रिया में किसी एक चालक का आवेश घटेगा तो दूसरे चालक का आवेश जो होगा बढ़ेगा, यानी एक का आवेश बढ़ेगा, दूसरे का आवेश क्या होगा, घटेगा। तो आवेश का ये जो स्थानांतरण हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण की प्रक्रिया में कितना आवेश इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। ठीक, एक चालक से आवेश कितना निकल कर इस पर जाएगा, इस पर कितना आएगा, या इस पर से कितना निकला है, या इसका विभव क्या होगा, या कितनी ऊर्जा क्षय होगी, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है डिफरेंट एग्जाम में जो है आता है। ठीक, तो पहले आवेशों का पुनर्वितरण, ये इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट है। ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स आते हैं। ठीक, ओबेनिस्ट विभव का फार्मूला व्यंजक आपसे जो हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान देंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या है, पहले समझ लीजिए कि जब दो अलग अलग आवेशित चालकों को आपस में संपर्कित किया जाता है तो अधिक विभव वाले चालक से आवेश निकलकर कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। ठीक, आवेशों के इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं। पुनर्वितरण की प्रक्रिया में किसी एक चालक का आवेश घट जाता है, दूसरे चालक का आवेश बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि जिसका विभव अधिक होता है उसका आवेश घटता है, जिसका विभव कम होता है उसका आवेश बढ़ता है। आवेशों का यह पुनर्वितरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव सेम न हो जाए। ठीक, तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मेंशन कर देता हूँ कि अगर इसकी धारिता C1 है, वोल्टेज V1 है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ये हो जाएगी 1/2 C1V1 स्क्वायर, और इसकी जो एनर्जी होगी U2 = 1/2 C2V2 का स्क्वायर। और जब इनको आप कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो इसकी जो, और जब ये पहले की एनर्जी 1/2 C1V1 स्क्वायर थी, और यदि जब इनको आप कनेक्ट कर देंगे, पहले की एनर्जी जो है 1/2 C1V1 स्क्वायर थी, दूसरे की एनर्जी U2 C2V2 स्क्वायर थी। जब इनको आपस में आप कनेक्ट कर देंगे
जब इनको आपस में आप कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया तो आवेशों का पुनर्वितरण हुआ होगा। आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो धारता तो वही रहेगी, धारता चेंज होगी नहीं, लेकिन इसका विभव भी हो गया, इसका विभव भी हो गया। इसका आवेश जो पहले Q1 था बदल के Q1 डैश हो गया, क्योंकि कुछ आवेश से स्थानांतरित हुआ होगा। इस पर भी कुछ आवेश से स्थानांतरित हुआ होगा, ठीक। तो ये आवेश जो हो गया चेंज हो गया, इसको आपस में जब आपने कनेक्ट कर दिया है तब। तो अब इसकी भी एनर्जी जो होगी U1 डैश जो होगी 1/2 C1 V स्क्वायर होगा, और इसकी जो एनर्जी होगी 1/2 C2 V स्क्वायर होगा, ठीक। तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया में ऊर्जा में हाश क्या होगा, चेंज परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। इस उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू क्या होगी, आवेशों का स्थानांतरण कैसे होगा, इसको हम लोग चर्चा करके जो है देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम पुनर्वितरण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पुनर्वितरण की प्रक्रिया तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। पुनर्वितरण मतलब फिर से वितरित होना। तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे समझिए कि दो चालक आपके पास हैं। जैसे देखिए ये चालक है, इसकी धारता C1 है, आवेश इस पर Q1 है, V1 वोल्टेज तक इसको आवेशित किया गया। ये C2 है, इसको V2 वोल्टेज से आवेशित किया गया, तो इस पर जो आवेश है वो Q2 है। और यहाँ पे हमने दिखा रहे हैं कि ये V1 ग्रेटर देन V2 है, तो इसकी पहले की जो ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर होगी, और ये 1/2 C2 V2 स्क्वायर होगी। इतना चीज़ क्लियर है। अब क्या होगा कि यदि मैं इसको जोड़ता हूँ, यदि मैं इसको जो है जोड़ देता हूँ, आपस में दो चीज़ों से कनेक्टेड करके जोड़ देता हूँ, ठीक। तो अब यदि मैं दोनों चालकों को आपस में जोड़ दूँ, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं जोड़ दूंगा तो आप जानते हैं कि आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो अलग अलग विभव के ये चालक आवेशित थे, तो जब इनको जोड़ा गया तो अधिक विभव से कम विभव की ओर जो है आवेश स्थानांतरित होने लगा। तो जो ये पहले Q1 था आवेश, तो Q1 से कुछ आवेश स्थानांतरित हुआ होगा तो इसका Q1 डैश हो गया, और इस पर कुछ आ गया तो इसका Q2 डैश हो गया। और ये आवेश तब तक वितरित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव सेम न हो जाए, ठीक। ये जो समान विभव तक आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है इधर से उधर, इसी को हम लोग बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्योंकि अभी देख रहे हैं पहले आवेश Q1 था, Q2 था, लेकिन अब आ गया Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको जो जानना जरूरी है कि जब दो अलग अलग विभव वाले आवेशित चालकों को आपस में संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो अधिक विभव से आवेश निकलकर कम विभव वाले चालक की ओर स्थानांतरित होने लगता है। आवेश से स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को ही आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं। पुनर्वितरण की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का विभव एक समान न हो जाए। एक समान विभव को ही चालक का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव हो जाने के पश्चात आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है, ठीक। आवेशों की मात्राएं दोनों चालकों पर बदल जाती हैं। एक का आवेश कमी होता है, दूसरे के आवेश की अधिकता होती है, ठीक है। तो अब आइए देखें, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। जब दो अलग अलग विभव वाले आवेशित चालकों को आपस में संपर्कित किया जाता है तो अधिक विभव वाले चालक से आवेश निकलकर कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है। आवेशों के स्थानांतरण के आवेशों को पुनर्वितरण करते हैं। पुनर्वितरण की यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इतना आपको जो है क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स की बात कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ मिलने वाला है। तो पुनर्वितरण की प्रक्रिया में अगर आप देखें, पुनर्वितरण की प्रक्रिया में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पुनर्वितरण के पूर्व कुल आवेश। पुनर्वितरण के पूर्व कुल आवेश अगर निकालेंगे तो ये Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे Q1 की वैल्यू हम देंगे C1 V1 और Q2 की वैल्यू देंगे C2 V2, ठीक। और अब अगर बात करें पुनर्वितरण के बाद आवेश, पुनर्वितरण के बाद आवेश निकालेंगे तो एक पे Q1 डैश है, दूसरे पे Q2 डैश है, तो ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जहाँ Q1 डैश की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो C1 धारता तो वही रहेगी, लेकिन विभव उभयनिष्ठ हो चुका है तो C1 भी, और ये Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C2 V, ठीक। ये हो जाएगा। तो अब चूंकि आवेश स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में आवेश का तो क्षय होगा नहीं, क्योंकि कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है,
तो चूंकि कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित है, इसलिए आप देख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू होगी वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में हुआ, क्योंकि इधर से उधर हुआ है, कोई अतिरिक्त आवेश का इधर उधर हुआ नहीं है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा। ठीक, आपने देखा कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पुनर्वितरण के पूर्व का आवेश पुनर्वितरण के पश्चात दोनों आवेश बराबर होंगे, क्योंकि आवेशों का स्थानांतरण केवल हुआ है। ठीक, तो ये आपको देख रहा है कि C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू C1V प्लस C2 भी है, तो V C1 प्लस C2, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 अपान में, क्योंकि C1V1 इक्वल टू Q1, C2V2 इक्वल टू Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2। तो ये आपके लिए जो फार्मूला है ये आपको देख सकते हैं। तो ये उभयनिष्ठ विभव हो गया, उभयनिष्ठ विभव की अगर बात करेंगे तो ये देखिए कुल आवेश है, तो ये कुल आवेश अब बटे में ये जो है कुल धारिता, ये आपको जो है जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मिल गया फॉर्मूला V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2, और ये इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट जरा कि यदि चालक आपको गोली दे दिए हो, यदि चालक गोलीय हो तब की अगर बात करेंगे तो C1 की बात कर लें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 कर लीजिए, C2 की बात करना हो तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो C1 में भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, C2 में भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो अब यहाँ देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, V1 है तो V1 R1 प्लस V2 R2, और नीचे की बात करेंगे तो C1 प्लस C2 जब जोड़ेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 की बात कर लेंगे, कैंसिल हो गया। तो ये आपको दे देंगे फॉर्मूला एक तरह से उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला जो आपको मिल जाएगा, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला जो आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाएगा V इक्वल टू R1V1 प्लस R2V2 अपान में R1 प्लस R2, और यही इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2 के। तो ये भी उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है, देख सकते हैं। दो फार्मूले आपके सामने हैं, एक तो ये है जब धारताएँ विभव दी होंगी अलग अलग या आवेश दिए होंगे, टोटल आवेश अपान में टोटल धारता निकाल देंगे तब भी उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा, या त्रिज्याएँ दी होंगी गोली चालकों की और अलग अलग विभव की त्रिज्याएँ, अलग अलग त्रिज्याओं का चालक हो, अलग अलग विभव से आवेशित किया गया हो और पुनर्वितरण हो रहा हो, तो आपसे उभयनिष्ठ विभव पूछेगा तो ये फार्मूला भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशन लगा दिया जाए, यदि C1 बराबर C2, इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 ही होगा, क्योंकि C1 बराबर C2 करेंगे तो ये R1 इक्वल टू R2 ही होगा। तो V इक्वल टू R1 R2 की जगह R लिखेंगे तो 2R, R और R बाहर हो गए, ये हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 अपान में 2 कि अगर दो समान चालकों को अगर जोड़ा जाए तो जो उसका उभयनिष्ठ विभव होगा, दोनों विभवों का जो है समांतर बांध हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। इस उभयनिष्ठ विभव पे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो इसको जो है छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, बुक्स से न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। कोई कंसेप्ट दिक्कत होता है तो आप न्यूमेरिकल हमको जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक आपको जो है मिल गया। अब आगे चलते हैं, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा यहाँ पर निकालते हैं। पुनर्वितरित आवेश की मात्रा, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा निकालना चाह रहे हैं कि कितना पुनर्वितरित हुआ। तो पहले चालक की अगर बात करें, पहले चालक के लिए अगर निकालें तो पहले आवेश कितना था, ये Q1 था,
और अंतिम आवेश कितना है, अंतिम आवेश कितना है, तो ये जो है Q1 डैश हो गया। ठीक, पहले चालक की अगर बात करेंगे तो पहले आवेश Q1 था, ठीक है, और अंतिम आवेश Q1 डैश हो गया। तो पुनर्वितरित आवेश कितना हुआ, इसको निकालना चाह रहे हैं। पुनर्वितरित आवेश कितना होगा, पुनर्वितरित आवेश डेल्टा Q बराबर, चूँकि V1 V2 से बढ़ा लिया था तो इसका मतलब Q1 में से कम हो रहा है, तो ये Q1 माइनस Q1 डैश दिखा दीजिए। तो डेल्टा Q की अगर बात करेंगे तो Q1 ये हो जाएगा C1 V1 माइनस Q1 डैश की बात करेंगे तो ये C1 भी होगा, क्योंकि Q1 जो पुनर्वितरण के बाद है, पुनर्वितरण के बाद विभव वेनिष्ठ हो चुका है, तो C1 इंटू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप C1 कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V, और V की वैल्यू यहाँ पे देखिए रखी हुई है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो डेल्टा Q है ये, तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस V की बात करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 है। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो C1 यहाँ पे देख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस कर लीजिए C1 V1 माइनस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 करेंगे तो ये देखिए ये और ये कैंसिल होगा, और यहाँ भी C2 है, यहाँ भी C2 है, तो C1 C2 कॉमन कर लिया, V1 माइनस V2, ये C2 है C2, और ये जो है आपका सॉरी ये C1 V1 था, C2 V1 हो जाएगा, C2 V1, तो ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, तो V1 माइनस V2 अपान में C1 प्लस C2, ये डेल्टा Q है। ठीक, ये है पुनर्वितरित आवेश की मात्रा, ये पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। इसी तरह दूसरे चालक की बात भी अगर करेंगे, दूसरे चालक के लिए, तो दूसरे चालक के लिए अगर बात करेंगे तो पहले से निकल कर दूसरे पे जा रहा है, तो दूसरे चालक पे जो पुनर्वितरित आवेश होगा वो अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्योंकि उसका आवेश बढ़ रहा है, तो ये Q1 डैश माइनस Q2 डैश माइनस Q2 करेंगे। तो यहाँ पे अगर डेल्टा Q निकालेंगे Q2 तो C2V माइनस C2 V2, और यहाँ पे जब C2 कॉमन लेके V माइनस V2 करेंगे आप, और V की जो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा Q आप देख सकते हैं कि C2 V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 माइनस V2, और इसको ज़रा सॉल्व करिए आप, तो आप क्या पाएंगे, C2 ये C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस ये देखिए C1 V2 माइनस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2, ये एलसीएम लेंगे ही, तो ये C2 V2 यहाँ पे कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए C1, यहाँ पे C1 कॉमन कर लीजिए, C1 C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2, और ये फिर से आपको मिल गया C1 प्लस C2। ठीक, तो इसको डेल्टा Q अगर हम लोग यहाँ पे देखें ठीक से, यहाँ पर अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो ये डेल्टा की, चाहे पहले चालक की पुनर्वितरित आवेश की बात करें, पहले से कितना गया, जैसे ये दो चालक थे ना आपके पास, ये C1 और ये C2, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, और जब इसको पुनर्वितरित आपने किया, जब इसको आपने पुनर्वितरित किया तो यहाँ पे Q1 डैश हो गया और यहाँ पे Q2 डैश हो गया। तो चूँकि इसमें से, चूँकि ये V1 था, ये V2 था, और V1 ग्रेटर देन V2 था, तो इसमें से निकल कर इसमें जा रहा था, तो इसका मतलब जब इस पे स्थानांतरित आवेश की बात करेंगे तो Q1 में से निकल के गया तो Q1 डैश की वैल्यू कम हो गई, इसीलिए डेल्टा Q बराबर जो था यहाँ पे जो था वो Q1 माइनस Q1 डैश किया गया पहले चालक के लिए। ठीक, तो जब घटाया तो भी इतना आया, और दूसरे पे क्या था, दूसरे पे चूँकि इसमें से निकल कर इसमें जा रहा है तो इसका आवेश बढ़ रहा है, तो जो पुनर्वितरण होगा वो Q2 माइनस Q2 डैश माइनस Q2 कर दिया गया। तो जब Q2 डैश माइनस Q2 किया गया तो भी पुनर्वितरित आवेश की वैल्यू सेम आ रही है, यानी बीच में कोई आवेश क्षय नहीं हो रहा है। तो ये उभयनिष्ठ विभव आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक, और यहाँ पे आपने देख लिया कितना, यहाँ पे आपने देख लिया जो है उभयनिष्ठ विभव के साथ साथ पुनर्वितरित आवेश। और अगर इसको त्रिज्याओं के टर्म में लाना हो गोली चालक हो तो इसकी वैल्यू 4πε0r1 4πε0r2, यहाँ 4πε0r1 4πε0r2, तो एक 4π कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी त्रिज्या के टर्म में, अगर आपको देखना हो त्रिज्या, इसकी जो वैल्यू होगी त्रिज्या के टर्म में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4πε0r1 4πε0r2 4πε0r1 इसका भी 4πε0r2 इसका भी 4πε0r1 4πε0r2, तो एक 4πε0 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 4πε0r1 r2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2, और ये हो जाएगा आपका R1 प्लस
R2, ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ये एक फार्मूला है। डिफरेंट एग्जाम में कई बार ये फार्मूला ही पूछ देते हैं, ठीक है, एग्जाम में फार्मूला ही पूछ देते हैं, तो यहाँ से निकल सकता है। अगर अच्छा फार्मूले कभी कभी इस तरह से देते हैं कि 2 गोली चालक हैं, एक की त्रिज्या दूसरे का 2 गुना है, ठीक, और एक का भी इनका विभव इतना है, इसका दूसरे का विभव इतना है, अगर इनको जोड़ दें तो इस पर कितना आवेश जो है पुनर्वितरित होगा, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो अगर मान लीजिए R1 दिया है, इसका दुगुना दिया तो 2R1 कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से भी रिलेशन आपको जो है मिल जाता है त्रिज्याओं के टर्म में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आवेश न भी दिया रहे तो भी आप इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। धारता और विभव केवल दिया रहेगा, ठीक है, त्रिज्या विभव दिया रहेगा, तब भी पुनर्वितरित आवेश की मात्रा कितनी, इतना इसको जो है गणना आप कर सकते हैं। तो हालांकि कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो है मिल गया पुनर्वितरित आवेश की मात्रा। एक तरह से बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको जो दिया जा रहा है। अब इसको देख लीजिएगा, एक एज ए नोट्स आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कंसेप्चुअल है और ईजी है, केवल सिंपल कैलकुलेशन है। तो उभयनिष्ठ विभव निकल गया, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा निकल गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पुनर्वितरण में आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरण में आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात अगर निकालें हम लोग, पुनर्वितरण में आवेशों का अनुपात अगर हम लोग निकालें तो पहले चालक का आवेश, चूँकि पुनर्वितरण के बाद निकालना, पहला चालक का आवेश ये है Q1 डैश और ये हो जाएगा C1 भी। और दूसरे चालक की अगर बात करेंगे आप, दूसरे चालक का आवेश अगर निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा Q2 डैश बराबर C2 भी। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए, Q1 डैश अपान में Q2 डैश, तो ये हो जाएगा C1 भी अपान में C2 भी, कैंसिल होगा, यानी कि C1 अपान में C2, और C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1। अगर गोली चालक की बात कर लें 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, तो ये आपको दे देगा R1 अपाई में R2, यानी कि Q1 डैश अपान में Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई में C2। और अगर गोली चालक है, गोली चालक की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा Q1 डैश अपान में Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान में C2 इक्वल टू R1 अपान में R2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C1 ग्रेटर देन C2, तो इसका मतलब C1 अपान में C2 ग्रेटर देन 1 होगा, और C1 अपान C2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब Q1 डैश अपान में Q2 डैश ग्रेटर देन 1 होगा, यानी Q1 डैश ग्रेटर देन Q2 डैश हो जाएगा, ठीक। ये कंसेप्ट है। इसके कहने का क्या मतलब है कि पुनर्वितरण में जो आवेश होते हैं वो धारिताओं के अनुपात में वितरित होते हैं, यानी कि पुनर्वितरण में जो आवेश होंगे, पुनर्वितरण में आवेश धारिताओं के अनुपात में वितरित होते हैं, धारिताओं के अनुपात में वितरित होते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वितरित होते हैं, ठीक, धारिताओं के अनुपात में वितरित होते हैं। अधिक धारता है तो उस पर अधिक आवेश वितरित होगा, कम धारता है तो उस पर कम आवेश वितरित होगा, ठीक है। तो अधिक धारता अधिक आवेश वितरण, कम धारता कम आवेश वितरण। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि टोटल चार्ज Q दे दे आपको, यदि टोटल चार्ज जो है Q दे दे, यदि कुल आवेश Q हो, तब Q बराबर Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ पे जो V थी, V का वैल्यू उभयनिष्ठ विभव था, Q1 प्लस Q2 अपान में C था, यानी Q अपान में C1 प्लस C2। तो अब ज़रा Q1 डैश अगर आप निकालना चाहें, तो Q1 डैश अगर निकालना चाहें तो ये C1 भी था, तो V की वैल्यू Q अपान में C1 प्लस C2, तो C1 अपान में C1 प्लस C2 Q, यानी कि Q इंटू C1 की वैल्यू अगर चाहें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, Q इंटू C1 अपान में C1 प्लस C2, या इसको अगर रेशियो में निकालना चाहें
तो C1 अपान में C1 प्लस C2 हो जाएगा, और C1 से लेकर डिवाइड कर दें तो Q अपान में 1 प्लस C2 बाई में C1, यानी धारिताओं का अनुपात अगर दिया हो, टोटल आवेश दिया हो, तो किसी एक पर कितना आवेश आएगा वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर पहला आवेश था, पहला चालक, तो Q अपान में 1 प्लस C2 बाई C1 हुआ है। इसी तरह दूसरे चालक की बात करेंगे तो C2 भी, तो Q अपान में C1 प्लस C2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस C1 अपान में C2 होगा। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये पहले चालक के लिए था। इसी तरह दूसरे चालक की बात करेंगे। दूसरे चालक का आवेश अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q2 डैश बराबर C2V, और Q2 डैश की बात करेंगे तो C2V, और V की वैल्यू आप जानते ही हैं, Q अपान में C1 प्लस C2, यानी कि Q इंटू C2 अपान में C1 प्लस C2, और डिवाइड कर देंगे तो Q अपान में 1 प्लस C1 बाई में C2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग चालकों का जो ये आवेश है पुनर्वितरण के बाद, ये जो पुनर्वितरण हमने किया जोड़ के, इसका जो आवेश आया, जो पहले इसका आवेश Q1 था, लेकिन जब पुनर्वितरण हुआ तो इस पर आवेश कितना आ गया, इस पर Q1 डैश आ गया, इस पर Q2 डैश आ गया, इसकी धारता C1, इसकी धारता C2, वोल्टेज भी वनिष्ठ हो चुका है। तो जब Q1 डैश निकालना होगा तो एक सिंपल तरीका, टोटल चार्ज आपको Q दिया रहेगा अगर, तो Q1 प्लस इस पर निकालना है तो C2 अपान C1 का रेशियो रखेंगे, और अगर इस पर निकालना है तो Q अपान में 1 प्लस C1 बाई में C2 का रेशियो रखेंगे। अब यहाँ पे बात होती है यदि चालक गोलीय हो जाए, यदि चालक गोलीय हो तब आप जानते हैं कि C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 ये बताया जा चुका है, C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 हो जाएगा। तो यहाँ जब निकालेंगे Q1 डैश की वैल्यू तो Q अपान में 1 प्लस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R2 बाई में R1, और ये Q2 डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान में 1 प्लस R1 बाई में R2। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर इसको बढ़िया से लिखना चाहें तो R1 अपान में R1 प्लस R2Q, और Q2 डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो R2 अपान में R1 प्लस R2 इंटू Q। ये दो वैल्यूज़ आपको जो है मिल जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने की बात आपको ये है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम यही सिचुएशन करंट डिवीज़न में होगा जब आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पुनर्वितरण हुआ है तो पुनर्वितरण के पहले का टोटल आवेश अगर Q है, और पुनर्वितरण के बाद का आवेश अगर आपसे पूछ रहा है तो पहले चालक का निकालना होगा, तो टोटल चार्ज अपान में 1 प्लस C2 बाई C1, इतने इसका अपान दूसरे की धारता अपन पहले की धारता, और अगर दूसरे का पूछ रहा है तो Q अपान में 1 प्लस पहले की धारता अपान में दूसरे की धारता। ये बेसिक कंसेप्ट आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पुनर्वितरण में आवेशों का जो है आदान प्रदान था। ठीक, उभयनिष्ठ विभव भी आपने देख लिया। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव, उभय पुनर्वितरण की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि जो है दोनों का विभव एक समान न हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने जो है निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये पुनर्वितरण में आपने जो है टोटल आवेश देख लिया, पुनर्वितरित आवेश की मात्रा देख ली, उभयनिष्ठ विभव देख लिया। ठीक है, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात देख लिया। आवेशों का अनुपात जो होता है वैसा धारिताओं के अनुपात में होता है। ठीक, अगर गोली चालक है तो उनके त्रिज्याओं के टर्म में भी आपने देख लिया। तो ये बेसिक नोट्स आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट तरीके से आ रहा है। ये सारे फार्मूले जो है आपके लिए जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का ही एक तरह से टॉपिक है। यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई में तो वजह से सीबीएसई और यूपी दोनों सेम ही हो गया एनसीईआरटी पैटर्न है। तो ये टॉपिक्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज इन एनर्जी की बात कर लेते हैं। ऊर्जा परिवर्तन, तो आइए देखते हैं ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन की बात कर लेते हैं कि पुनर्वितरण में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो जब भी पुनर्वितरण की क्रिया होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पुनर्वितरण की प्रक्रिया जब भी होगी, जैसे एक चालक है, ये दूसरा चालक है, तो यहाँ पे ये Q1 था, यहाँ पे ये Q2 था, यहाँ पे V1 था, यहाँ V2 था, जोड़ा गया V1 ग्रेटर देन V2 है, धारता C1 C2 है। तो जब V1 ग्रेटर देन V2 वाले को जब संपर्कित किया गया तो यहाँ से आवेश निकल कर यहाँ जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश जा रहा है, और आप जानते हैं कि आवेशों को प्रवाहित होने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा खर्च होती है। बिना ऊर्जा के आपका जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। तो पुनर्वितरण में आवेश अधिक विभव के चालक से निकलकर कम विभव वाले चालक की ओर जाता है। इस प्रक्रिया में आवेश प्रवाह के लिए कुछ ऊर्जा व्यय होती है। तो जब कुछ ऊर्जा व्यय हो गई तो इसका मतलब चालक में जो ऊर्जा संचित है उसका कुछ न कुछ ह्रास हुआ है। ठीक, इसलिए पुनर्वितरण में सदैव आवेश ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, ऊर्जा में होने वाला यह ह्रास ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा में यह ह्रास सदैव ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक, तो ऊष्मा ह्रास, ऊर्जा ह्रास जो होगा, ऊर्जा ह्रास जब निकालेंगे तो ये डेल्टा यू बराबर, चूँकि ऊर्जा में ह्रास यानी कमी हुई है तो प्रारंभिक ऊर्जा सदैव अंतिम ऊर्जा से अधिक होगी। तो U1 ये टोटल माइनस U2 ये इनिशियल हो जाएगा, प्रारंभ की ऊर्जा, और ये फाइनल। अब ज़रा निकालते हैं U1 इनिशियल निकालते हैं। इनिशियल निकालते हैं तो पहले C1 था, विभव V1 था, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर पहले का और दूसरे का जोड़ेंगे तो 1/2 C2 V2 स्क्वायर, यानी दो चालक थे ना, तो ये दो चालक थे तो पहले की ऊर्जा इतनी, दूसरे की ऊर्जा इतनी, ये दो चालक हैं, ये C1 ये दूसरा C2, विभव V1 V2, और आवेश यहाँ पे आप देख ही रहे हैं Q1 Q2 रहा होगा। तो अभी ये पुनर्वितरण नहीं हुआ है तो इनकी ऊर्जा C1 V1 स्क्वायर, इसकी ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और दोनों को कंबाइन कर देंगे, टोटल ऊर्जा इतनी हो जाएगी। फाइनल की बात करते हैं। फाइनल में क्या हुआ कि दोनों को जोड़ दिया गया था, तो इसका वोल्टेज भी धारता C1 धारता C2, तो ये 1/2 C1 V स्क्वायर और ये 1/2 C2 V स्क्वायर, यानी कि 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो डेल्टा U आप निकाल लीजिए आराम से, इसमें से घट जाएगा, U1 इनिशियल माइनस U2 फाइनल है, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। यहाँ पे आप जो है 1/2 कॉमन करेंगे तो C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की बात करेंगे तो ये उभयनिष्ठ विभव था, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2 नीचे रहता है तो स्क्वायर कर देंगे, C1 प्लस C2 का ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा टोटल, क्योंकि ये उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू जो इतनी होती है। डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 माइनस, यहाँ देखिए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो नीचे वाला एक ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ नीचे स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ पे नीचे स्क्वायर होगा तो इससे कट जाएगा, C1 प्लस C2 बचेगा। और इसको फिर से अगर हम बढ़िया से सलूशन करें तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे V1 स्क्वायर, यहाँ पे V2 स्क्वायर, यहाँ पे V1 स्क्वायर, यहाँ पे V2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 V1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका जो होगा C2 है और ये C1 है, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे C1 C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको स्क्वायर करिए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये आपका जो है रहेगा C1 प्लस C2। ठीक ना, तो ये यहाँ पे इसको सिंपल टोटल ये आप देख सकते हैं C1 V स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट किया गया,
और ये 1/2 कॉमन लिया गया तो V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर था तो नीचे कट गया, एक नीचे बच गया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। अब इसी को ज़रा कंटिन्यू बढ़ाते हैं हम लोग आगे। इसी को अगर कंटिन्यू आगे बढ़ाएं तो अब देख सकते हैं यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर कट गया, C2 V2 स्क्वायर कट गया, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है, C1 C2 कॉमन ले लिया, C1 C2 जो है वो कॉमन कर लिया, C1 C2 जो है कॉमन कर लिया, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए C1 C2 बाहर है, C1 C2 कॉमन है, कर लेंगे 1/2 C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 ये है ही, ये आपको दे रहा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये 1/2 C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 डेल्टा V का होल स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा V का स्क्वायर जब भी होगा पॉजिटिव होगा, और ये सारी क्वांटिटीज़ पॉजिटिव ही हैं, तो डेल्टा U बराबर जो था U1 माइनस U2 ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी U1 एनर्जी अधिक होगी, U2 कम होगी, यानी पुनर्वितरण में जो अंतिम ऊर्जा है प्रारंभिक ऊर्जा से हमेशा कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि ऊर्जा में हमेशा ह्रास होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने, इन फार्मूला पे बोर्ड में न्यूमेरिकल बेसिकली बहुत तेज़ी से आते हैं, इसलिए फार्मूलों का आप जो है कंसेप्ट डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नोट की बात अगर करते हैं, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट का मतलब है कि अगर ये दूसरा पहला चालक, इसकी धारिता C1 है, इसका वोल्टेज V1 है, आवेश Q1 रहा होगा, और दूसरा जो है C2 है, लेकिन V2 इसको 0 है, यानी दूसरा अनावेशित है। यहाँ पे दो हमने आवेशित चालकों को जोड़ा है, अगर हमने एक आवेशित के साथ एक अनावेशित जोड़ते हैं तो V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा U होगा 1/2 C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा V1, यानी कि इसको V मान लें तो V का स्क्वायर, ठीक, यानी कि 1/2 CV का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे C की वैल्यू जो है C1 C2 अपान में C1 प्लस C2 हो जाएगा। दिस इज़ द रिलेशन। और अगर यहीं पे C1 बराबर C2 भी ले लें हम, ठीक, बराबर C नॉट मान लें, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा C नॉट C नॉट C नॉट C नॉट, तो ऊपर C नॉट स्क्वायर अपान में 2C नॉट, यानी कि C नॉट/2, तो डेल्टा U जो हमें मिलेगा, डेल्टा U जो हमें मिलेगा 1/2 पहले से है C नॉट/2 इंटू V का स्क्वायर, यानी कि 1/4 C नॉट V का स्क्वायर। कई बार ये कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बोर्ड के साथ साथ विभिन्न कंपटीशन में भी, कि क्या होगा जब एक समान धारताओं वाले तो एक आवेशित, क्या होगा ऊर्जा ह्रास का मान क्षय का मान क्या होगा जब एक V वोल्ट के आवेशित चालक को समान धारता के अनावेशित चालक से जोड़ दिया गया, ठीक, तो 1/4 C नॉट V का स्क्वायर आपको जो है मिल जाएगा। तो ये आपका जो है बेसिक कंसेप्ट, पुनर्वितरण की बात हम लोग आज कर रहे थे, तो ये हम लोग के पुनर्वितरण का कंसेप्ट था आज। पुनर्वितरण की यह प्रक्रिया जो है बहुत ही सिंपल है, इसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं। इन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चंस में अगर दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए 7985696385 पर, क्वेश्चंस का आपको जो मैं सलूशन भेज दूंगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो भी आप व्हाट्सअप करिए, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का PDF आपको भेज दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक। तो आई होप कि ये पुनर्वितरण का जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अभी चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। संधारित्र की बात करते हैं, इसके पहले आप लोग धारिता जान चुके हैं, बात करेंगे आज हम लोग संधारित्र की। तो संधारित्र क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि अगर ये एक चालक है, दिस इज ए कंडक्टर, अगर ये चालक है तो इसको अगर हम लोग पोटेंशियल देंगे तो इस पर चार्ज जो है वो स्टोर करेगा, ये
चार्ज को जो है संग्रहित करेगा, चार्ज को जो है ग्रहण करेगा, आवेश ग्रहण करेगा। तो आवेश ग्रहण करेगा तो इसकी जो धारिता होगी C=Q/V होगी। हमने V वोल्टेज दिया यहाँ पे, इस पे Q आवेश आया, इसको V वोल्टेज दिया गया, तो इसकी जो धारिता होगी C=Q/V होगी। C=Q/V होता है और C की जो वैल्यू होती है वो ε0/μL होती है। और अगर हमें इसकी धारिता बढ़ानी हो, इसका जो है चालक हम चाहें कि अगर अधिक से अधिक आवेश संग्रहित हो सके, तो उसके लिए हमें वगैरह लेंथ एरिया वगैरह देख रहे हैं आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया बढ़ाने से तात्पर्य है कि इसका जो है शेप और साइज जो है निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। यानी अधिक से अधिक आवेश संग्रहित करने की अगर हमको इच्छा होगी तो हमें अधिक बड़ा आकार का चालक जो है लेना पड़ेगा, ऐसा आप जो है इसको जानते हैं। इसके साथ साथ या अगर धारिता बढ़ानी हो तो हमें विभव कम करना पड़े, यानी एक निश्चित विभव के लिए अगर निश्चित आवेश संग्रहित कर सकते हैं तो उस विभव से कम विभव पे अगर हम उसको संग्रहित कर ले उतना ही आवेश, तो और ज़्यादा आवेश तक उसको जो है आवेशित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी हाल में अगर हमें धारिता इसकी बढ़ानी हो तो या तो आकृति आकार बढ़ाना पड़ेगा, या ऐसा उपाय करना होगा जिससे वो कम वोल्टेज पे ही उतना आवेश संग्रहित कर ले जितना वो कर रहा था। तो कम वोल्टेज पे अगर उतना ही आवेश संग्रहित कर रहा है तो निश्चित रूप से अगर आवेश ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा आवेश संग्रहित करेगा, यानी धारिता इसकी जो है बढ़ जाएगी। तो इसी को समझते हुए हमारे पास ये टॉपिक है धारिता। तो धारिता की बात क्या करें, संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर को आप यूँ समझिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी धारिता बढ़ाने के लिए हमें इसका आकृति और आकार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिसमें दिए गए चालक के आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए अगर उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए, तो ये जो अरेंजमेंट होगा, ये जो युक्ति होगी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, संधारित्र। तो संधारित्र सरल और सूक्ष्म शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था है जिसमें किसी भी चालक के आकृति और आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, उसकी धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। ठीक, क्योंकि अगर चालक बड़ा ले लेंगे तो फिर धारिता बढ़ने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था है जिसमें चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको। यह एक ऐसी युक्ति या व्यवस्था है जिसमें चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए या बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है या बढ़ाया जा सकता है। तो संधारित्र क्या है, बेसिक तरीके का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को हम लोग जो है बढ़ा देते हैं। ठीक, यानी कि अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता, अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, तो क्या है संधारित्र एक ऐसी युक्ति व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम किसी चालक की आकृति और आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को हम जो है बढ़ा सकते हैं, यानी उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है संधारित्र, यह विशेष प्रकार से एक तरह का चालक ही होता है, इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, संधारित्र एक प्रकार का चालक ही होता है। संधारित्र को एक प्रकार का चालक कह सकते हैं, संधारित्र को एक प्रकार का चालक कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं। ठीक, चूँकि चालक भी चार्ज का आवेश को संग्रहित करता है और आवेश संधारित्र भी जो आवेश को संग्रहित करने का काम कर रहा है, तो ये इसको चालक माना जा सकता है, ये एक प्रकार के चालक कह सकते हैं इसको। अब क्या है इसमें ऐसा अरेंजमेंट, ठीक, ये कैसे जो है धारिता इसकी बढ़ जा रही है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो अभी देखा आपने कि एक चालक है और अगर इसको स्रोत से जोड़ेंगे तो ये आवेश संग्रहित करेगा, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक आवेश संग्रहित करने के बाद ये आवेश ग्रहण करना बंद कर देगा। अब अगर ऐसा अरेंजमेंट हम कर दें कि ये आवेश क्यों ग्रहण कर लिया और इतने आवेश के लिए इसका जो आवश्यक विभव था वो उतना ही था, किसी भी कारणवश, किसी भी युक्तिवश अगर हम इस निश्चित विभव को ही कम कर दें तो इसका मतलब एक कम विभव पर अधिक इतना आवेश ग्रहण कर लेगा, यानी कि अगर विभव और बढ़ाएंगे तो ये और आवेश ग्रहण कर लेगा।
क्योंकि संधारित्र धारता का डेफिनेशन यही था कि संग्रहित आवेश की मात्रा उसको दिए गए विभव के समानुपाती होता है। यदि किसी निश्चित चालक को दिए गए विभव की मात्रा बढ़ने लगे तो उस पर संग्रहित आवेश की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो यदि V वोल्ट पे ये Q आवेश संग्रहित कर रहा था और अगर V से कम विभव V से कम विभव अगर V' पर ही ये Q आवेश संग्रहित कर ले और इसकी वैल्यू इससे कम हो, तो इसका मतलब अगर इसको और विभव दें तो ये और आवेश ग्रहण कर सकता है। तो हम लोग इसको जो है देखेंगे। तो बेसिक अरेंजमेंट क्या है, संधारित्र में क्या होता है, तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ कि संधारित्र में क्या होता है। संधारित्र में एक प्रकार से वैद्युत ऊर्जा संचित होती है। वैद्युत ऊर्जा संचित होती है, ठीक। आवेश तो एकत्रित होता ही है, लेकिन जब आवेश होगा तो विभव होगा, विभव होगा आवेश होगा, तो 1/2 विभव के अनुसार जो ऊर्जा आ जाएगी चालक में। तो संधारित्र में एक प्रकार से वैद्युत ऊर्जा संचित होती है, इसलिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा संचित की जा सकती है, ठीक। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चालक तो है ही, ऊर्जा संचित करेगा। संधारित्र एक ऐसी युक्ति व्यवस्था है जिसमें चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए या बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है या बढ़ाया जा सकता है, अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। संधारित्र को एक प्रकार से चालक कह सकते हैं। ये इसके पॉइंट्स की बात कर लेंगे। संधारित्र में एक प्रकार से वैद्युत ऊर्जा संचित होती है, इसलिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा संचित की जा सकती है, ठीक। तो ये इसका जो है बेसिक अरेंजमेंट है। अब बात करते हैं कि संधारित्र कैसे काम करता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, कैसे आप जो है इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा ले रहे हैं, ठीक, कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब इसी पे चर्चा करेंगे। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर कैपेसिटर का जो है प्रिंसिपल आप समझ जाएंगे, संधारित्र आप जो है हर जगह समझ जाएंगे। संधारित्र का सिद्धांत कि संधारित्र कैसे काम करता है, कैसे आप चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को घटा रहे हैं अथवा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक, कैसे संधारित्र काम करता है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है संधारित्र में कि चालक की आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को हम बढ़ा ले रहे हैं अथवा घटा ले रहे हैं, तो उसके लिए हमको संधारित्र के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो आइए संधारित्र के सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। क्या है सिद्धांत, जरा देखिए। मान लीजिए एक चालक प्लेट है, इसको आपने V विभव दिया और उस पर Q आवेश एकत्रित हो गया। ये Q आवेश एकत्रित है और इसका विभव जो है V है, तो इसकी जो धारिता होगी वो C=Q/V होगी, ठीक। तो बिना परिवर्तित किए इसकी धारिता को बढ़ाने का कार्य करने का मतलब है कि आप तभी कर पाएंगे जब इस Q आवेश के लिए आवश्यक विभव V का मान हम कम कर दें। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर V विभव देने पर अगर Q आवेश एकत्रित हो रहा है, अगर यही आवेश हम V' विभव देने पर एकत्रित कर लें जहाँ पे V' जो है वो लेस देन V हो जाए, तो इसका मतलब पहले V विभव देने पर Q आवेश आ रहा था, अब V' देने पर Q आवेश आ रहा है, Q उतना ही आवेश V' पे आ रहा है और V' का मान V से कम है, यानी कम विभव देने पर ही हम जो है आवेश Q एकत्रित कर ले रहे हैं। लेकिन विभव पहले दे रहे थे इतना, यानी इसको हम यहाँ से यहाँ विभव दें तो इस आवेश का मान इस आवेश से और क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक। क्लियर हो रही बात। जैसे V विभव देने पर Q आवेश एकत्रित हुआ, अब हम ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि इसका विभव कम विभव पर ही ये Q आवेश एकत्रित कर लें, यानी इतना ही आवेश ये V' विभव एकत्रित करने लगे, जहाँ पे V' का मान V से कम हो।
तो इसका मतलब वी डैश पर ही अगर ये क्यू आवेश आकृतित कर ले रहा है, तो अगर हम विभव वी डैश से बढ़ा के वी करें, जो कि पहले के विभव के बराबर था, यानी जितना पहले हम दे रहे थे, तो अगर हम उतना विभव दें तो अब जो आवेश होगा वो क्यू से बढ़कर क्या हो जाएगा, क्यू से अधिक प्राप्त होगा, यानी विभव बढ़ा, यानी संग्रहित करने की क्षमता, आवेश संग्रहित करने की क्षमता हमारी जो है बढ़ गई। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न होगा कि इस वी को हम कम करें कैसे। तो वी को कम करने का प्रयास करने की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो अगर इसके समीप में हम कोई अनावेशित चालक ले आए, ये अनावेशित चालक ले आए, ये अनावेशित चालक ले आए, तो अनावेशित चालक अगर ले आएंगे तो प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋण आवेश होगा, प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा। और अगर ये सिरा ऋणावेशित हो गया तो प्रेरण के कारण ये जो होगा वो धनावेशित हो जाएगा। जितना इस पर ऋणावेश आएगा उतना इस पर धनावेश आएगा, यानी इसका प्रभावी वैद्युत क्षेत्र उदासीन एक तरह से हो जाएगा, यानी प्रभावी वैद्युत, इसका वो वैद्युत प्रभाव जो है नगण्य रहेगा, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस है। ठीक, तो अब प्रभावी वैद्युत क्षेत्र उदासीन है इसका, इसलिए यह इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि ये हमारा जो है पॉजिटिव था, किसी तरह से हम इसका पॉजिटिव विभव अगर ख़त्म कर दें, तो अगर पॉजिटिव विभव ख़त्म कर दें तो ये केवल नेगेटिव विभव बचेगा। नेगेटिव विभव बचने के कारण, ये नेगेटिव आवेशित होने के कारण यह नेगेटिव वैद्युत क्षेत्र इसके विभव को क्या कर देगा, इसके वैद्युत प्रभाव को कम कर देगा। इसके वैद्युत प्रभाव को कम करने का मतलब है कि इसका विभव जो पहले भी था वी से कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसका विभव पहले की तुलना में कम हो गया तो इसका मतलब हम इसके विभव को पहले की तुलना में बढ़ा सकते हैं। तो जब इसका विभव पहले की तुलना में बढ़ा सकते हैं तो निश्चित रूप से ये पहले की तुलना में अधिक आवेश जो है ग्रहण कर सकता है। तो आइए देखते हैं, ये था, इसको हमने जोड़ दिया प्लस से, तो इस पर प्लस चार्ज आया, जो है प्लस चार्ज आया। इसके समीप में कुछ दूर पे एक हमने दूसरा अनावेशित रखा, तो ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव आएगा इस पर, लेकिन हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ कर दिया। ग्राउंडेड करने का मतलब है कि ये समस्त धन आवेश इसका जो है अर्थ में चला गया, भूमि में चला गया, तो बचा ऋण आवेश। ऋण आवेश बचने के कारण इसका ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र तैयार होगा। अब इसका ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र इसके धनात्मक वैद्युत क्षेत्र को विपरीत यानी कि कम करेगा। जब इसका वैद्युत प्रभाव कम होगा तो इसका मतलब इसका विभव पहले की तुलना में कम हो गया। मान लीजिए ये विभव जो हो गया वी डैश हो गया, आवेश तो चूंकि उतना ही एकत्रित है क्योंकि हमने आवेश में तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं। ठीक, तो इसका प्रभावी विभव कम हो गया। अब देखिए, तो अब इसकी जो नई धारता होगी वो सी डैश इक्वल टू हो जाएगी क्यू बाई में वी डैश। अब अगर कंपैरिजन करें तो सी डैश अपान में सी इक्वल टू क्यू अपान में वी डैश अपान में क्यू बाई में वी, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल कर देंगे तो वी अपान में वी डैश हो जाएगा। यहाँ पे वी डैश जो है लेस देन वी है, यानी वी अपान में वी डैश ग्रेटर देन 1 हो गया। अब वी अपान में वी डैश ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि सी डैश अपान में सी ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि सी डैश ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम धारता जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो ग्राउंडेड करने के बाद की जो धारता हो रही है वो प्रारंभिक धारता से क्या हो रही है, अधिक प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके समीप में एक अनावेशित प्लेट रखकर उसके एक सिरे को भूमिगत करके आप इसके प्रभावी विभव को कम कर देंगे। प्रभावी विभव को कम करने से इसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि इसके आवेश संग्रहित करने की माप यानी कि प्रभावी धारता जो है बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का जो है सिद्धांत है। ठीक, तो आइए इस सिद्धांत को हम लोग जो है क्रम से लिख लेते हैं। किसी चालक को भी विभवांतर देने पर Q आवेश एकत्रित हो रहा हो तब उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता C बराबर Q बाई V। यहाँ पे आप दिखा दीजिए इसको। ये आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये Q आवेश है तो C इक्वल टू Q बाई में V। यदि आवेशित चालक के समीप
अनावेशित चालक को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो प्रेरण के कारण उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है और दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक आवेश आ जाता है यदि धनात्मक सिरे को भूमिगत कर दें। धनात्मक सिरे को भूमिगत कर दें तब केवल ऋणावेश सिरा प्रभावी होता है, जो आवेशित चालक के विभव को कम कर देता है। विभव को कम कर देता है। माना प्रभावी विभव V' हो, तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव था जब इसको स्रोत से जोड़ा गया था, VQ, और इसके समीप में हम ये जो है अनावेशित दूसरा ले आए, तो इसके समीप वाला सिरा जो है ऋणावेशित होगा और ये वाला सिरा धनावेशित होगा। ठीक, तो ऋणावेशित धनावेशित एक तरह से वैद्युत रूप से उदासीन है, तो इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा और इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ये धनावेश हम खत्म कर दें, केवल ऋणावेश बचे, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है धनावेश था इसके पास, ये मैं इसको दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो है ऋणावेश था इसके पास, ये ऋणावेश था और ये धनावेश था इस पे, लेकिन हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, तो समस्त धनावेश भूमि में चला गया। समस्त धनावेश भूमि में चला गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इसका जो विभव पहले V था, अब ये ऋणावेश बचा, अब ये ऋणावेश यानी ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र इसके धनात्मक वैद्युत क्षेत्र को कम कर देगा, यानी इसका विद्युत प्रभाव कम हो जाएगा, यानी अब इसका विभव घट गया, V' हो गया। V' हो गया, लेकिन आवेश तो वही है, आवेश तो वही है। ऋणात्मक विभव इसका V' हो गया, ऋणात्मक आवेश इसके प्रभावी वैद्युत प्रभाव को कम कर देगा, प्रभावी विभव को कम कर देगा। प्रभावी विभव V' हो गया, लेकिन आवेश तो यही है। तो अब इसकी जो नई धारिता होगी, तब नई धारिता जो होगी C' बराबर Q अपान में V'। अब यहाँ पे रेशियो निकालेंगे C' और C का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ये C था, बाद में C' हो गया, तो C' अपान में C की अगर बात करें हम, तो Q बाई में V' अपान में Q बाई में V होगा, V अपान में V' हो गया। अब चूंकि यहाँ पे V' का जो मान है, ये ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक प्लेट की उपस्थिति में V' है, और बिना ऋणात्मक के जो है ये पॉजिटिव केवल V है, तो ऋणात्मक के उपस्थिति में प्रभावी वैद्युत विभव बिना ऋणात्मक उपस्थिति के प्रभावित विभव से जो है कम होगा, तो V' अपान में V <1 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि V अपान में V' ग्रेटर देन 1 हो गया, और V अपान V' की वैल्यू है C' बाई C ग्रेटर देन 1, यानी कि C' ग्रेटर देन C। ये हो गया आपका जो, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट करने पर आपने इसकी आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए
आप इसकी धारता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि इसका प्रभावी विभव कम हो गया तो आप पहले की तुलना में अधिक विभव यहाँ से दे सकते हैं। प्रभाव पहले की तुलना में अगर यहाँ से अधिक विभव प्रोवाइड हो सकता है तो इसका मतलब पहले की तुलना में और अधिक आवेश ग्रहण कर लेगा ये। ठीक, तो ये इसका बेसिक अरेंजमेंट है, ये संधारित्र कैसे काम करता है। तो संधारित्र की बात अगर करने का तात्पर्य हो तो इसमें कम से कम 2 प्लेटें आपके पास अरेंजमेंट के रूप में होनी चाहिए, कुछ दूरी पर व्यवस्थित होनी चाहिए। 2 प्लेटें कुछ दूरी पर व्यवस्थित होंगी, एक प्लेट पर धनावेश आएगा, एक प्लेट पर ऋणावेश आएगा, लेकिन यह कोई ज़रूरी शर्त नहीं है 2 प्लेटें अरेंज होनी चाहिए। इस पर अगर धनावेश होगा तो भी यहाँ पे जो है आपको संधारित्र का सिद्धांत प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कुल कई केस होते हैं, यानी संधारित्र कब कब कार्य कर सकता है। तो व्यवहारिक रूप से इसमें केवल 2 प्लेटें होनी चाहिए, एक प्लेट को स्रोत से जोड़कर आवेश देना होता है और दूसरा प्लेट जो है अर्थ से जुड़ा होता है, भूमिगत रहता है। तो जाके संधारित्र का सिद्धांत जो है पूर्ण होता है और आप आवेश ग्रहण करने की क्षमता या उसकी माप को जो है आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से संधारित्र में प्रायः 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को सोर्स से जोड़कर आवेश देते हैं जबकि दूसरे प्लेट को भूमिगत कर दिया जाता है। ठीक, एक प्लेट पर धनावेश होता है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है। आदर्श संधारित्र की बात करेंगे, आदर्श संधारित्र की बात करेंगे तो दोनों धनात्मक ऋणात्मक आवेश जो है बराबर होते हैं दोनों प्लेटों में, इसलिए नेट आवेश संधारित्र का हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। तो क्या कैसे लिखेंगे संधारित्र, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो पर, अच्छा ये जो दोनों प्लेटें होती हैं चूँकि आवेश समान होना चाहिए, माइनस प्लस, तो इसके लिए दोनों प्लेटें समरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो संधारित्र को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो समान और समरूप चालक प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित करके एक को स्रोत से जोड़ देते हैं, वैद्युत स्रोत से, दूसरे को जो भूमिगत कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली व्यवस्था को हम लोग संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट हो गया जिसमें चालक के आकृति और आकार को बिना परिवर्तित किए आप उसकी धारता को जो है बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग इस बात को लिखते हैं फिर आगे। अतः संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 2 चालक प्लेटें, 2 चालक प्लेटें कुछ दूरी पर व्यवस्थित होती हैं। एक प्लेट को स्रोत से जोड़कर, एक प्लेट को स्रोत से जोड़कर आवेशित करते हैं, जबकि दूसरे प्लेट को भूमिगत कर दिया जाता है, भूमिगत कर दिया जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी को परिवर्तित करके, धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। प्लेटें समान या असमान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। प्लेटों के बीच परावैद्युत या माध्यम भरा जा सकता है,
और इस प्रकार भी धारिता को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो यह एक प्रकार से धारिता के बारे में बेसिक कंसेप्ट था। धारिता के सिद्धांत की बात हो गई। तो निश्चित है कि आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो संधारित्र का ये बेसिक कंसेप्ट आप देख लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र से जुड़ी और चीज़ें आपको जो है मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों को जिनको जो इंटरमीडिएट में हैं या जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं किसी एग्जाम की। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।